हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MV साइनिंग क्लासेज पर। आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता करेंगे। ये इसके हैंड रिटन नोट्स हैं और उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा यानी कि ये शहर रावी नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन अब यह पाकिस्तान में आता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पुराने मृद भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, आभूषण यानी कि गहने, औजार, अभिलेखों इत्यादि से जानकारी मिलती है। अभिलेख होते हैं दस्तावेज यानी कि पुराने कागज। निर्वाह के तरीके, उस समय कृषि, पशुपालन, व्यापार किया जाता था। कृषि में गेहूं, जौ, दाल, चना, बाजरा की खेती की जाती थी। पशुपालन में भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर भी शामिल थे। कृषि की जुताई के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान तथा बनावली से मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहाँ पर मिट्टी से बने हल का प्रयोग होता था। कालीबंगन जो कि अभी राजस्थान में है, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर खेत इस प्रकार जोते गए हैं कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री के एंगल के रूप में दिखाई देते हैं। सिंचाई, अब वहाँ पर खेतों में सिंचाई कैसे होती थी? वहाँ पर नहरों से भी सिंचाई होती थी, कुओं से भी और जलाशयों से भी। सोरतगुई जो कि अभी राजस्थान में है, अफगानिस्तान में है, वहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं। शायद वहाँ पर कुओं का भी प्रयोग किया जाता होगा। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, यह शहर सोच समझकर बनाया गया था। यह शहर 2 भागों में बंटा हुआ था, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग, इसे निचले शहर से अलग प्रकार से बनाया गया था। इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। इसे दीवार से भी घेरा गया था। ये जो कच्ची ईंटों के चबूतरे होते थे, ये नींव का कार्य करते थे। निचला शहर, इसे भी दीवार से घेरा जाता था। इसमें भी कई घरों को चबूतरे पर बनाया जाता था जो नींव का कार्य करते थे। इसे बनाने में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ी, यानी कि यह बहुत बड़ी संरचना है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा और मजदूरी की आवश्यकता पड़ी। घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में सभी संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नालों का निर्माण, सड़क तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सड़क और गलियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। पहले नालियों व गलियों को बनाया गया था, फिर बाद में घरों का निर्माण किया गया था। यानी कि पहले नालियां और गलियां बनाई गई थी, फिर बाद में घरों का निर्माण किया गया था। घर की एक दीवार गलियों से सटा कर बनाई जाती थी ताकि घर का सारा गंदा पानी नालियों में चला जाए। गृह स्थापत्य, उस समय की भवन निर्माण कला कैसी थी, चलिए देखते हैं। प्रत्येक घर में खुला आंगन होता था, जिसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए व खास तौर पर गर्मी के दिनों में वहां बैठने के लिए किया जाता था। गुप्त बातों को गुप्त रखने के लिए घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, यानी कि घर की सीक्रेट बातें घर से बाहर नहीं जाती थी। जो मुख्य द्वार होता था वह अलग तरीके से बनाया जाता था ताकि घर का माहौल बाहर से दिखाई न पड़े, यानी कि बाहर से कोई भी व्यक्ति घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह नहीं देख सकता था। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बना स्नानागार होता था। कई घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं जिसमें बाहर से आया जा सकता था, और ये कुएं एक कमरे में बनाए जाते थे, यानी कि घर में ही बाथरूम और साथ में वहीं पर कुएं भी मिले हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। दुर्ग से हमें मालगोदाम का मतलब होता है अनाज रखने का रूम, यानी कि स्टोर रूम के साक्ष्य मिले हैं। मालगोदाम का ऊपरी हिस्सा जो लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन वो अभी नष्ट हो चुका है। निचला शहर पक्की ईंटों से बनाया गया था, वह अभी शेष है। उससे ही पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि इसका प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था। वहाँ आंगन में विशाल स्नानागार बना हुआ था, यानी कि दुर्ग के आंगन में एक बहुत बड़ा बाथरूम बनाया गया था और उसके पास में एक जलाशय भी बनाया गया था। जलाशय के उत्तर और दक्षिण 2 दिशाओं में सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशय के तल को पक्की ईंटों के फर्श से बनाया गया था, यानी कि हर जगह पक्की ईंटों का ही प्रयोग हमें पढ़ने को मिलता है। जलाशय के तल को भी पक्की ईंटों के फर्श से बनाया गया था।
इसके तीनों ओर कमरे बनाए गए थे, जिसमें से एक कमरे में कुआं बनाया गया था, यानी कि एक कमरे में कुआं था और बाकी कमरों का प्रयोग वहाँ पर आने वाले मेहमानों के लिए या फिर जो ब्राह्मण होते थे वे वहाँ पर रहते थे। जलाशय के उत्तरी दिशा में 8 स्नानागार बनाए गए हैं, यानी कि स्नानागार की संरचना बहुत ज़्यादा व्यापक थी। प्रत्येक स्नानागार का पानी बाहर नाली में जाता था, यानी कि वहाँ पर स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि इन स्नानागारों का प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, यानी कि किसी विशेष प्रकार के तीज त्योहार या फिर पुरोहित यानी कि ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे। शवाधान, शवाधान का मतलब होता है डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कई प्रकार से लगाया जाता है, यानी कि वहाँ पर समाज कैसा था, यानी कि अमीर गरीब के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं आसान सी भाषा में। शवाधान यानी कि डेड बॉडी को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी, जो कि आज के समय में भी रखी जाती है। जैसे हम डेड बॉडी को जलाते हैं, हिंदुओं में यही परंपरा है, तो वो उसमें घी डालते हैं और अन्य सामग्री भी डालते हैं। वैसे ही उस समय वे डेड बॉडी के साथ कुछ चीज़ें दफनाते थे। ये वस्तु महंगी भी हो सकती थी और साधारण भी। महंगी वस्तुएं जैसे आभूषण होते हैं, मनके इत्यादि डेड बॉडी के साथ दफनाए जाते थे, जिससे मजबूत आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। कुछ शवाधानों के साथ यानी कि कुछ डेड बॉडीज के साथ साधारण वस्तुएं जैसे तांबे के बर्तन आदि दफनाए गए थे। इससे कमज़ोर आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है, यानी कि जो साधारण वस्तुएं थी उससे पता लगाया जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। विलासिता की वस्तुएं यानी कि उपयोग में आने वाली वस्तुएं, यानी कि डेली यूज़ होने वाली वस्तुएं, और विलास यानी कि महंगी वस्तुएं, इनके बारे में कैसे पता लगता है। उपयोग की वस्तुएं जो कम संख्या में ना मिले, यानी कि आसानी से मिल सके और सस्ती हो। इनमें चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ आदि शामिल है। ये सस्ती होती थी। ये लगभग सभी बस्तियों में मिले हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। जो वस्तुएं महंगी हो, कम संख्या में मिले, विलास की यानी कि विलास का मतलब होता है महंगी वस्तुएं होती हैं। जैसे फ्योन्स के छोटे पात्र कीमती माने जाते हैं। फ्योन्स क्या होता है? फ्योन्स बालू तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण को पकाकर बनाया जाता है, यानी कि ये एक डेफिनेशन है, इसे आप याद कर सकते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में, यानी कि हाथ से कारीगरी कैसे की जाती थी, इसमें कुम्हार, सुनार सभी शामिल थे। हमें शिल्प उत्पादन के विषय में चहुंदड़ों से जानकारी मिलती है। चहुंदड़ों शहर में शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है। शिल्प उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई मटेरियल तैयार करने के लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उस समय कॉर्निलियर, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, सेलखड़ी, शंख, तांबा, कांसा, सोना, पकी हुई मिट्टी, जिप्सम, फ्योन्स, लकड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। ये कच्चा माल कैसे प्राप्त करते थे, यानी कि तब उस समय वे इन चीज़ों को प्राप्त कैसे करते थे। हड़प्पावासी उन स्थानों पर बस्तियां स्थापित करते थे जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि जैसे कि कोई फैक्ट्री लगाते तो वो वहां पर ये देखते हैं कि वहां पर लेबर आसानी से मिल सके और पानी का भी प्रबंध हो। इसी तरह ये भी अपनी सुविधा अनुसार वहां पर अपनी बस्तियां स्थापित करते थे। जैसे चहुंदड़ों व लोथल से मनके प्राप्त किए जाते थे, यानी कि चहुंदड़ों व लोथल से वे मनके लाते थे, यानी कि व्यापार होता था। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, वहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में प्राप्त किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ियों, नावों का प्रयोग होता था, यानी कि बैलगाड़ियों का भी और नाव का भी प्रयोग किया जाता था। कच्चे माल को अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाया जाता था, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। सेलखड़ी को पकाना आसान था। सेलखड़ी ये कोई पदार्थ होता है, जैसे कि मोहरें बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग होता है। उसको पहले पकाना पड़ता था, फिर उससे मोहरें बनाई जाती थी। कॉर्निलियर का लाल रंग, यानी कि कॉर्निलियर का लाल रंग प्राप्त करने के लिए उसका पहले पीला रंग होता था, और लाल रंग प्राप्त करने के लिए उसे पहले आग में पकाया जाता था, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता था, वो रेड में बदल जाता था। मोहरें, सिक्कों को उस समय मोहरें कहा जाता था। आपको पेपर में मोहरें ही लिखना है, सिक्के नहीं लिखने हैं।
मोहरें सेलखड़ी नामक पदार्थ से बनाई जाती थी, यानी कि मोहरें सेलखड़ी नामक पदार्थ से बनाई जाती थी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, व्यापार करने में आसानी होती थी इससे, क्योंकि पहले किसी वस्तु के बदले, कोई सामान के बदले कोई कुछ सामान दिया जाता था, लेकिन उस समय ये मोहरें देते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, मोहरों पर बैल की भी तस्वीर होती थी, यानी कि हम पता लगा सकते हैं वहाँ पर बैलों का कितने ज़्यादा भी महत्वपूर्ण थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, यानी कि उस समय की भाषा कैसी थी। भाषा को आज तक नहीं पढ़ा गया है कि वो कैसी थी, उसमें क्या लिखे हुए हैं अभिलेखों में। विद्वानों को लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह मिले हैं। चिन्ह का मतलब होता है किसी भाषा को लिखने के लिए जो शब्द होते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा में कै ख स्वर व्यंजन ये होते हैं, वैसे ही उसमें भी होते थे। ये चित्र में ही होती थी, यानी कि दिखने में ऐसे लगता था कि ये चित्र है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सभ्यता का अंत, इतनी अच्छी ये सभ्यता फल फूल रही थी उस समय, तो इसका अंत कैसे हुआ, तो देखते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि शायद इन कारणों से ये सभ्यता का अंत हुआ। कोई बाढ़ आई होगी, भूकंप आया होगा, अकाल या महामारी आई होगी, आर्य जाति का आक्रमण हुआ होगा। यह आर्य जाति का आक्रमण भी माना जाता है कि शायद उसमें आर्य जाति का आक्रमण हुआ होगा। व्यापार में गिरावट आई होगी, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई होगी, यानी कि जिस देश की या जिस स्टेट की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो उसकी ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं सकते, उस पर कोई ताकतवर देश उस पर कब्जा कर ही लेता है। लोगों में झगड़े हुए होंगे, क्योंकि पहले लोग बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे, शायद उनमें झगड़े हुए होंगे, जिससे उनकी एकता टूट गई और दुश्मन ने आक्रमण किया, जिससे वे हार गए और इस सभ्यता का अंत हुआ। ऐसे अनुमान लगाया जाता है। ये कारण आपको याद करने, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।